जब मैंने अपनी कार के इंजन पर टर्टल लिखा हुआ देखा, मेरा खून का प्रेशर तुरंत 280 तक पहुंच गया। यह कार मेरी बिजनेस सक्सेस के बाद खरीदी हुई पहली कार थी। इसकी कीमत 30 लाख युवान थी और सिर्फ कस्टम पेंट जॉब पर ही 6 फिगर्स का खर्चा हुआ था। मैं इस कार का इतना ध्यान रखता था जैसे कोई नया पैदा हुआ बच्चा हो। स्क्रैच से बचाने के लिए मैंने पार्किंग के पिलर्स तक को मोटे फोम से कवर कर दिया था। कार लिए हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। टेम्पररी नंबर प्लेट भी नहीं बदली थी और अब इसका यह हाल हो गया। ये घर मेरे माँ बाप छोड़कर गए थे। उनके गुजरने के बाद मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं यहां से शिफ्ट हो जाऊं। इतने सालों से ऊपर वाले फ्लैट का यह शरारती बच्चा रोज शोर मचाता था, लेकिन मैंने हमेशा बर्दाश्त किया। मुझे क्या पता था कि मेरी यह सहनशीलता ही मेरी मुसीबत बन जाएगी। कौन है? दिन के बीचों बीच मौत की घंटी क्यों बजा रहा है? आंटी लियू, आपके पोते ने मेरी कार पर स्क्रैच कर दिया है। इसका जवाब आपको देना होगा। इतनी सी बात, बच्चा ही तो है। थोड़ी ड्राइंग करती तो क्या हो गया? पीपी, क्या तुमने नीचे वाले अंकल की कार पर ड्राइंग बनाई है? उसकी कार बहुत अगली लग रही थी, इसलिए मैंने उसका मेकओवर कर दिया। अब तो पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। आंटी लियू, मैंने ये कार अभी अभी खरीदी है। इसकी कीमत 30 लाख युवान है। सिर्फ पेंट और रिपेयर का खर्चा ही कम से कम 2 लाख युवान आएगा। अब कितना कंपनसेशन देने वाले? 2 लाख युवान? क्या तुम मुझे लूट रहे हो? ऐसी कौन सी सोने की कार है तुम्हारी? शाओचो, मैं तो तुम्हें सीधा साधा इंसान समझती थी। इतने लालची कब से बन गए? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए दूंगी। लेना है तो लो, वरना निकल जाओ। मेरे पोते को टीवी देखने दो। ठीक है, जब आप पीसफुली मैटर सॉल्व नहीं करना चाहती तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। एक बेकार सी कार चलाकर खुद को बड़ा आदमी समझने लगे हो। पुलिस बुलाओगे? पुलिस आ गई। ये बात बिल्कुल साफ थी कि पीपी ने ही कार पर स्क्रैच किया था। 2 लाख युवान। ऑफिसर्स, आप ही बताइए, एक बच्चे ने 2 लाइन क्या खींच दी? ये 2 लाख युवान मांग रहा है। क्या यह सीधी सीधी एक्सटॉर्शन नहीं है? डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट फॉरेस्ट शोरूम की है। यह एक लग्जरी कार है, इसीलिए रिपेयर कॉस्ट बिल्कुल रीजनेबल है। चाहे मेरी हड्डियां तोड़ दो, मैं 2 लाख युवा नहीं दे सकती। मेरे पास पैसे ही नहीं है। बच्चे पालने हैं, घर का लोन भरना है। मैं उसकी कलाई की मोटी गोल्ड वॉच, गले की गोल्ड चेन और नीचे खड़ी ऑन्डी A6 की तरफ देखते हुए बोला, आपकी वॉच, चेन और ऑन्डी सब फेक है। कार कंपनी की है, जो करना है कर लो। कोर्ट चले जाओ। हाँ, फिर उसने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। शाहजो, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे। क्या तुम पेरेंट्स का दर्द नहीं समझ सकते? फिर वही पुराना मोरल ब्लैकमेल। मीडिएशन फेल हो गई। डर मत मेरे प्यारे पोते, मैंने पहले ही कहा था, तुम अभी माइनर हो, तुम पर कानून नहीं लगता। अगर उस बुरे आदमी ने तुम्हारे एक बाल को भी छुआ तो तुम्हारी दादी उसकी कार के नीचे लेट जाएगी और उसे जिंदगी भर हमारा खर्चा उठाना पड़ेगा। शाहजो, मैंने पहले ही कहा था, माफ कर दो, लेकिन तुम पुलिस बुलाने पर तुले हुए थे। अब देख लो, सबके सामने रिश्ता खराब हो गया। अब रोज एक दूसरे का सामना होगा और तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं रहेगी। हंसी। मैंने कैक्सी लॉ फर्म से पूछा। उन्होंने बताया कि अगर सिविल केस जीत भी जाओ लेकिन सामने वाले के पास कोई रिकवर करने लायक प्रॉपर्टी ना हो तो कंपनसेशन लेना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से इतनी लंबी कोर्ट प्रोसेस के दौरान कौन जाने ये फैमिली और कितनी घटिया हरकतें करेगी। मैं वैसे ही कंपनी के काम में बिजी रहता था। मेरे पास इन गुंडों और बदतमीज लोगों के साथ टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं था। इसीलिए बुरे लोग इतने योगेंट होते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए अपने हक के लिए लड़ना बहुत महंगा पड़ता है, जबकि बुरे काम करने की कीमत बहुत कम होती है। अपनी बुरी तरह से खराब हुई कार को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अगले ही दिन, अरे सब लोग सुनो, 1102 में रहने वाला वह लड़का देखने में तो शरीफ लगता है लेकिन अंदर से बिल्कुल जालिम है। मेरे पोते से गलती से उसकी कार टच हो गई और अब वह हमसे 2 लाख युवान वसूलना चाहता है। पुलिस तक बुला ली और मेरे बेटे को गिरफ्तार करवाना चाहता है। ऐसे इंसान से सब लोग बचकर रहना, वरना कब स्कैम हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लोग भी उसकी बातों में आ गए। 2 लाख युवान पैसे का कितना भूखा है। एक छोटे बच्चे को डराकर क्या हीरो बन रहा है। आजकल लग्जरी कार चलाने वाले लोग भी कोई शरीफ नहीं होते। पता नहीं इतने पैसे आए कहां से। यही सच्चाई थी। जब तुम लॉजिक की बात करते हो वह इमोशनल कार्ड खेलते हैं। जब तुम कानून की बात करते हो वह हंगामा और ड्रामा शुरू कर देते हैं। उसी रात देर से मेरे घर की डोरबेल बजी। कौन है? मैं हूं तुम्हारा कजिन जोहरान रैन। क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो? ये मेरा कजिन था लई। मेरा कजिन लई पिछले 8 साल से स्विंग मशीन ऑपरेटर की जॉब कर रहा था ताकि अपने छोटे भाई की मदद कर सके। लेकिन उसका छोटा भाई अभी सिर्फ 1 महीने पहले ही काम पर लगा था। भाई, मेरे पास एक कार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, एक पोर्शे, लेकिन पड़ोसी के बच्चे ने उस पर स्क्रैच कर दिया। ठीक है भाई, मैं वो कार ले लेता हूं, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं।
थोड़ी देर बाद मेरा कजिन लई 2 आदमियों के साथ आया। एक का नाम मंकी था और दूसरे का टैंक। आओ रैन। अरे वाह, तुमने घर रेनोवेट करवा लिया, पहले से काफी बड़ा और अच्छा लग रहा है। हंसी। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख दिए। पहला था व्हीकल ट्रांसफर एग्रीमेंट, जिसमें कार सिर्फ 1 युआन में ट्रांसफर की जा रही थी। दूसरा था डे ट्रांसफर एग्रीमेंट, जिसमें मेरी कार के डैमेज का कंपनसेशन वसूलने का पूरा हक लेहू को दे दिया गया था। भाई तुमने कार देख ली ना रन, क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बोलो। उस फैमिली से ये पूरे 2 लाख युआन का कंपनसेशन निकलवाना ही होगा। लेहू जोर से हंस पड़ा। हंसी। बस इतनी सी बात भाई, टेंशन मत लो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए कंपनी में रहने वाला हूं, तब तक तुम ये भर यूज कर लो ताकि तुम आराम से अपना काम कर सको। समझ गए भाई? चलो भाइयों, काम शुरू करते हैं। जी ब्रदर टाइगर, सबसे पहले अपना सारा सामान अंदर ले आओ। अगली सुबह मैं अपना सूटकेस लेकर घर से निकल गया। लगातार 3 दिन तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। लियो आंटी और उसकी फैमिली को लगा कि मैं डर कर भाग गया हूं। नीचे वाला लड़का तो शायद डर के मारे भाग गया। उसकी कार भी 3 दिन से हिली तक नहीं। लगता है अपनी औकात समझ गया। पता नहीं कहां से कोई बिना नंबर वाली गाड़ी ले आया था। अब मुंह दिखाने की हिम्मत भी नहीं है। हंसी। वो लोग मजे से हंस रहे थे। तभी पीपी बाहर खेलते खेलते उस पॉश के पास पहुंच गया। अगर यह कार फिर से रास्ते में दिखी ना तो मैं इसे दोबारा स्क्रैच कर दूंगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। आज छोड़ो मुझे मेरी दादी के पास जाना है। दादी? लेहू मुस्कुराया। दादी के पास जाना है? चलो बेटा, अंकल ही तुम्हें तुम्हारी दादी के पास ले चलता है और साथ ही पुराना हिसाब भी कर लेते हैं। पीपी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर लियो आंटी भागती हुई बाहर आई। कौन है? मेरे पोते को छोड़ो, तुम लोग उसका किडनैप कर रहे हो, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। वह चीख चीख कर पूरी बिल्डिंग को इकट्ठा करने लगी। बचाओ, मर्डर गैंगस्टर आ गए। दिन के उजाले में बच्चे का किडनैप हो रहा है। क्या इस देश में कोई कानून नहीं है? लेहू बिल्कुल शांत खड़ा था। और जोर से चिल्लाओ आंटी। वैसे भी मेरे भाइयों को शोर शराबा बहुत पसंद है। आज से हम पड़ोसी हैं, आप जितना रोना चाहे रो लीजिए। मुझे तो ओपेरा सुनने का शौक है। लियो आंटी गुस्से से बोली। तुम लोग कौन हो? लेहू हंस पड़ा। कोई बात नहीं, अगर आप हमें नहीं जानती अब जान जाओगी। मैं नीचे वाले फ्लैट 1102 का नया मालिक हूं और उस पोएस ऐश का भी नया ओनर, जिसे आपके पोते ने स्क्रैच किया था। पहले ओनर ने बताया था कि आप लोग कंपनसेशन देने से मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास कर्ज वसूलने के लिए बहुत वक्त है। लियोन चिल्लाई। ये एक्सटॉर्शन है। वो कार तुम्हारी नहीं जो की है? बदमाश कहीं के। लेहू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। जबान संभाल के एक बार और गाली दी ना तो नाटक करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसने पीपी के हाथ में स्क्रू ड्राइवर दिखाया और वैसे भी इस बच्चे ने अभी अभी दोबारा स्क्रू ड्राइवर से कार को स्क्रैच किया है। पुराने 2 लाख युआन और आज का नया नुकसान मिलाकर टोटल कंपनसेशन अब 4 लाख युआन होगा। पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से हम यहीं रहेंगे। जब तक पूरा पैसा नहीं मिलता तब तक कहीं नहीं जाएंगे। तभी लियो आंटी का बेटा ऑफिस से वापस आया। लेहू मुस्कुराया। अरे भाई साहब आ गए, आइए बैठिए, थोड़ी बात करते हैं। वो गुस्से में बोला, ये इलीगल ट्रेस पासिंग है, मैं पुलिस बुलाऊंगा। लेहू हंस दिया। लगता है कानून की काफी नॉलेज है तुम्हें। उसने मोबाइल निकाला और क्रिमिनल लॉ पढ़ना शुरू किया। ध्यान से सुनो, अगर कोई जानबूझकर दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है और अमाउंट काफी बड़ा हो तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, और अगर अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो 3 से 7 साल तक की सजा भी मिल सकती है। फिर उसने रिपेयर एस्टीमेट सामने रख दिया। एस्टेटेड रिपेयर कॉस्ट 2,20,000 युआन और आज के नए डैमेज के बाद टोटल अमाउंट 4 लाख युआन से भी ज्यादा हो चुका है। अब बताओ, क्या यह ह्यूज अमाउंट नहीं माना जाएगा? लियो आंटी का बेटा धीरे से बोला। बच्चा है, नादान है। लेहू मुस्कुराया। ठीक है, बच्चा नादान हो सकता है, लेकिन उसका गार्डियन तो समझदार होना चाहिए, है ना? वो बेचारा हाथ जोड़कर बोला, ब्रदर सच में हमारे पास पैसे नहीं है, घर का लोन चल रहा है, सैलरी से मुश्किल से गुजारा होता है। लेहू ने आसपास नजर डाली और बोला, पैसे नहीं है, बहुत आसान सा शन है, ये फ्लैट काफी महंगा लग रहा है, इसे बेच दो, पैसे आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारी जिंदगी का सहारा है, हम इसे नहीं बेच सकते। तुम लोग हमें लूट रहे हो। लेहू ठंडी मुस्कान के साथ बोला। आंटी खाना कुछ भी खाओ, लेकिन बोलने से पहले सोचा करो, हम लूट नहीं रहे, कानूनी तरीके से अपना पैसा वसूल कर रहे हैं। मैं रोज तुम्हारे घर आकर तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलूंगा। आज तुम्हारे लिविंग रूम में बैठूंगा, कल तुम्हारे ऑफिस में बैठूंगा और परसों तुम्हारे पोते के स्कूल के बाहर बैनर लगाऊंगा ताकि सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स देख सकें कि यह बच्चा किस तरह के परिवार से आता है। मैं तुम्हें सिर्फ आज की रात सोचने का टाइम दे रहा हूं।
कल सुबह 8 बजे तक अगर मुझे पैसे या घर बेचने की सच्ची तैयारी नहीं दिखी तो फिर हम गेम का अगला लेवल शुरू करेंगे। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सेहत भी अच्छी है और मेरा पैसा 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अगली सुबह 1 2 3 4 1 2 3 4 गुड मॉर्निंग अंकल। मैंने लेहू से पूछा, पुलिस बुलाई थी क्या? लेहू मुस्कुराया, बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने देखा कि यह इकोनॉमिक डिस्प्यूट एंड डे ट्रांसफर का मैटर है, इसलिए उन्होंने कहा कि कोर्ट जाओ। मैंने उन्हें अपने दोनों बैनर्स भी दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक हम फायर एग्जिट ब्लॉक नहीं करते और पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं करते तब तक वह कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लेहू ने चिल्लाना भी बंद कर दिया। वह बस रोज उनके घर के बाहर चुपचाप कुर्सी लगाकर बैठ जाता था। लेहू का सबसे खतरनाक हथियार उसकी बाउंड्री सेंस थी। ना वह किसी को मारता था, ना तोड़ फोड़ करता था, ना गाली देता था। वह सिर्फ इतना प्रेशर क्रिएट करता था कि सामने वाला खुद टूट जाए। उस दिन बड़े भाई ऑफिस जा रहे हों, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब लेहू उनके पीछे परछाई की तरह हर जगह जाने लगा। ऑफिस के लोग भी देखने लगे। अरे ओल्ड शोंग, नीचे वाला आदमी तुम्हारा दोस्त है क्या? कंपनी की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस मैटर को जल्दी सॉल्व करो वरना सबके काम पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ टैंक ने भी अपना तरीका बदल दिया। ना उसने किसी को धमकाया, ना हाथ उठाया। वह हर मिलने वाले को एक बिजनेस कार्ड देने लगा। नमस्ते, मैं मैनेजर शंग का दोस्त हूं। मैनेजर शंग की फैमिली पर थोड़ा कर्ज है, उन्हें शर्म आ रही है मांगने में, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपसे मदद मांग रहा हूं। अगर हो सके तो थोड़ा डोनेशन दे दीजिए ताकि मैनेजर शोंग इस मुश्किल से निकल सके। ऑफिस के लोग हैरान रह गए। मैनेजर शोंग गुस्से से चिल्लाया, ये मेरी बदनामी कर रहा है। टैंक शांत होकर बोला, बदमी, फिर अपने बेटे का वह सीसीटीवी वीडियो देख लीजिए जिसमें उसने लग्जरी कार को स्क्रू ड्राइवर से स्क्रैच किया था। कंपनी मैनेजमेंट भी परेशान हो गई। ओल्ड शोंग, इस वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। तुम खुद रिजाइन करोगे या हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा? जॉब चली गई। लेहू मुस्कुराया, भाई कल नौकरी ढूंढने चलना है, वरना इतना बड़ा कंपनसेशन कैसे भरोगे? यह सुनते ही शंग फैमिली का आदमी पूरी तरह से टूट गया। बिल्डिंग की दीवार पर लेहू का लगाया हुआ बड़ा पोस्टर अब भी चिपका हुआ था। लोग उसके सामने रुककर बातें करते। सुना है इनके बेटे ने किसी की मिलियन युवान वाली कार स्क्रैच कर दी थी, ऊपर से 1 पैसा कंपनसेशन भी नहीं दिया। ऐसे लोगों का हमारी सोसाइटी में रहना ही शर्म की बात है। हर दिन ये बातें सुनकर पूरी फैमिली की जिंदगी नर्क बन गई। आखिरकार फ्राइडे की रात शोंग फैमिली ने दरवाजा खोला। वो हाथ जोड़कर बोले, ब्रदर, हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। लेहू ने सीधा पूछा, पैसे कहाँ हैं? अभी इतने पैसे नहीं हैं, हमें घर बेचना पड़ेगा। लेहू ने सिर हिला दिया, आजकल के मार्केट में घर बिकने में 1 साल भी लग सकता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हमारे पास सिर्फ यही एक घर है। लेहू हल्का सा मुस्कुराया, इमरजेंसी में पैसे चाहिए ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक दोस्त सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदता है, कैश में पेमेंट करता है तुरंत, लेकिन इमरजेंसी सेल है इसलिए आधी मार्केट वैल्यू मिलेगी। शंग फैमिली का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? ये घर 15 लाख युवान का है और तुम सिर्फ 7 लाख युवान दोगे? ये तो लूट है। लेरू ने कंधे उचका दिए, कम लग रहा है तो मत बेचो। फिर उसने टैंक और मंकी की तरफ देखा। टैंक, कल भाई के साथ जॉर्ज ढूंढने चलना। मंकी, तुम कल पीपी के स्कूल चले जाना। यह सुनते ही शंग फैमिली घबरा गई। नहीं नहीं, हम बेचेंगे, बच्चे को स्कूल जाना है, मुझे भी काम पर जाना है। हम तुम्हारी प्राइस पर ही घर बेच देते हैं। ब्रदर टाइगर, हमसे गलती हो गई। उसी रात लेहू का लॉयर दोस्त आ गया। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, उंगलियों के निशान लग गए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और कैश तुरंत अकाउंट में आ गया। उस पैसे में से 4 लाख युवान मेरी कंपनसेशन के काट लिए गए। बाकी लीगल फीस और दूसरे खर्चे निकालने के बाद शिंग फैमिली के हाथ में 3 लाख युवान से भी कम बचे। जो घर पहले 15 लाख युवान का था, उनकी लालच, बेशर्मी और जिम्मेदारी से भागने की वजह से आखिर में सिर्फ कुछ लाख युवान का रह गया। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि शुरू में अगर वह 2 लाख युवान का कंपनसेशन ईमानदारी से दे देते तो पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। अगर शुरू में ही दिल से एक सिंसियर अपॉलॉजी कर देते और इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मल तरीके से प्रोसेस होने देते तो बात वहीं खत्म हो जाती। उस दिन के बाद पीपी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह लेहू के गंजे सर की तरफ भी देख सके। सुना है अब उस बच्चे को एक अजीब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया है। जब भी वह कोई गोल चीज देखता है उसका पूरा बदन कांपने लगता है। पूरा शियोंग परिवार अब आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर भटक रहा था। ब्रदर, 3,90,000 युवान अकाउंट में आ गए। पैसे मिल गए? हाँ, बाकी के 10,000 युवान भाइयों में बांट देना। चलो पहले चाय पियो। मैं बोला, बाद में जब मैं ये घर बेचूंगा उसके प्रॉफिट का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। 6 महीने बाद आखिरकार मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। मैंने एक नई कार खरीद ली। तभी एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ वहां से गुजरा। मम्मी,
पापा देखो कितनी बड़ी और सुंदर कार है। उसके माँ बाप ने प्यार से समझाया, बेटा यह नीचे वाले अंकल की कार है, हम इसे सिर्फ देख सकते हैं, कभी हाथ नहीं लगाना और किसी भी चीज से इस पर स्क्रैच तो बिल्कुल नहीं करना, समझे? बच्चे ने मासूमियत से सिर हिला दिया। जी मम्मी, ऐसा करना बैड मैनर्स होता है। फिर उसने कार की तरफ हाथ हिलाकर कहा, बाय बाय कार, और मेरी तरफ देखकर बोला, बाय अंकल। मैं मुस्कुरा दिया। आखिर में मुझे एक बात समझ आ गई, इस दुनिया में इंसानियत और तमीज की सबसे ज्यादा कीमत है। दयालु होना एक चॉइस है, मजबूरी नहीं। और जब कोई तुम्हारी दयालु सोच को कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाता है, तब अपने दांत दिखाना ही न्याय के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है।